देखो नेक्स्ट जो है उत्सर्जन तंत्र चल रहा था अपना, और उत्सर्जन में भी नेफ्रॉन जो टॉपिक है अपना, तो इसका जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट जो था बोमन संपुट, जिसको अपन ने क्या कहा था, मेलपीगी काय। मेलपीगी काय में कौन कौन शामिल होंगे, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों। तो दोबारा उसको रिपीट करता हूं एक बार। ये जो कपनुमा संरचना है ये क्या है, बोमन संपुट। ये तो क्या है, बोमन संपुट। और बोमन संपुट जो है इससे कौन जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर, ये पीसीटी अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका ये क्या होगी, कुंडलित होगी। इस तरीके से ये क्या होगी, कुंडलित नलिका है यहाँ। और उसके बाद में यहाँ पर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका एक यू आकार की नलिका के साथ जुड़ी हुई रहती है, जिसे हेनले का लूप कहा जाता है। और हेनले का लूप जो है वो इसकी दो भुजाएं होती हैं। ये भुजा इससे क्या होगी, थोड़ी चौड़ी भुजा होगी। और वापिस ये जो है यहाँ पर नैरो लाइक संरचना हो जाती है। और ये भी एक कुंडलित नुमा संरचना में खुलती है इस तरीके से। और ये कुंडली नुमा संरचना जो है इस तरीके से ये खुलती है संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका में लगभग और भी नेफ्रॉन खुलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन ने जब किडनी की संरचना देखी थी तो वृक्क की संरचना में दो पार्ट देखे थे अपन ने। एक बाहरी भाग जो था वो कॉर्टेक्स भाग था, और आंतरिक भाग जो था वो मेडुला भाग था। तो यहाँ पर इसको दो भागों में अगर अपन बांट देंगे, ये जो है तो इसका ये ऊपर का भाग जो है ये तो कौन सा भाग है, कॉर्टेक्स। ये तो क्या है, कॉर्टेक्स भाग। और नीचे का भाग कौन सा भाग होगा, मेडुला भाग। तो कॉर्टेक्स भाग में कौन कौन हो गए, ये जो है ये संरचना क्या है, बोमन संपुट। ये जो बोमन संपुट से जुड़ी संरचना जो है कुंडलीनुमा संरचना, ये संरचना कहलाएगी समीपस्थ कुंडलित नलिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है उससे एक यू आकार की जो ट्यूब जुड़ी हुई होती है, जिसको क्या कहा जाता है, हेनले का लूप। क्या कहा जाता है, हेनले का लूप। और इस हेनले के लूप जो है इसकी कितनी भुजाएं होती हैं, दो भाग होते हैं, दो भुजाएं होती है। एक होती है जिसमें इस तरीके से फ्लो होगा और एक में इस तरीके से फ्लो होगा। तो इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसको कौन सी भुजा कहेंगे, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग भुजा। और एक होता है असेंडिंग, तो ये हो जाएगी आरोही भुजा, जिसमें ऊपर की तरफ चढ़ता है। और उसके बाद में इससे जुड़ी हुई जो संरचना, जो नलिका रूपी संरचना होती है, वो होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और दूरस्थ कुंडलित नलिका कहाँ खुल रही है, संग्रह नलिका में। ये कहाँ खुलेगी, संग्रह
नलिका। तो ये इसके भाग हो गए। अब अपन ने कल जो देखा था, यहाँ पर देखो जो ये बोमन संपुट जो है, इस बोमन संपुट में एक रक्त वाहिनी जो है वो तो रक्त को लेकर आती है और दूसरी लेकर जाती है। अर्थात यहाँ पर एक जो शाखा है जो इस तरीके से, और ये शाखा जो है वो किस में बढ़ जाती है, बहुत सारी रक्त केशिकाओं में बढ़ जाती है इस तरीके से, और ये रक्त केशिकाएं जो हैं वो इससे जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से, और ये खुलती है एक नैरो ट्यूब या नैरो रक्त वाहिनी का या केशिका में। तो ये चौड़ी होती है और ये सक्रिय होती है। तो रक्त को जो लेके जाती है इसको तो क्या कहा जाता है, एफेरेंट रक्त वाहिनी या रक्त केशिका, और इसे क्या कहा जाता है, इफेरेंट रक्त केशिका। और यहाँ पर ये रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस गुच्छे को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट जो है, इन दोनों को मिलाकर अर्थात इस पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, मेलपीगी काय कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद में अपन ने और क्या देखा था कल की, जो ग्लोमेरुलस जो था इसकी दो वॉल है, एक आंतरिक वॉल जो एक बोमन संपुट की जो आंतरिक झिल्ली है, और दूसरी क्या है, बाह्य दीवार। तो आंतरिक दीवार जो है ये तो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी थी, ये बनती है विसरल वॉल कहलाती है, और बाहरी वॉल जो है क्या कहलाती है, पैराइटल वॉल। विसरल वॉल जो है ये तो किससे मिलकर बनती है, पोडोसाइट कोशिकाओं से, और पोडोसाइट कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। जो देखो सबसे पहले तो ये क्या है, पोडोसाइट कोशिकाएं। तो पोडोसाइट कोशिकाएं जो होती है उनमें उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से ये इस प्रकार की कोशिकाओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती है, और इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई पोडोसाइट लेयर। उसके बाद में नीचे की तरफ जो पाई जाती है, यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर जो है यहाँ पर ये पाई जाती है कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली पाई जाती है, और आधारीय झिल्ली के ऊपर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पाई जाती है रक्त कोशिकाएं। अर्थात रक्त कोशिकाओं की एंडोथीलियम सेल्स जो होती हैं वो आकर खुलती है इस तरीके से। तो इनके बीच में भी क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पर ये ओपन होती हैं, और इनके बीच में इस तरीके से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा कहा जाता है। और ये पूरी जो संरचना है इसे ही क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन झिल्ली कहा जाता है। क्योंकि जब अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ेंगे, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में क्या होगा कि इस रक्त वाहिनी या रक्त केशिका के द्वारा रक्त को लाया जाता है। उसके बाद में रक्त को यहाँ पर ये केशिकाओं का गुच्छा है ग्लोमेरुलस, उसके बाद में ये फिल्ट्रेशन झिल्ली है, जिसके कारण यहाँ से रक्त आएगा। इसमें रक्त आएगा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये क्या है, इसकी गुहा चौड़ी है और ये है पतली, तो इसमें रक्त कम जाएगा, जिसके कारण इस पे दाब उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उसी दाब के कारण यहाँ पर जो रक्त जो है वो क्या हो जाएगा, छन जाएगा, और जो छना हुआ भाग है वो तो यहाँ आ जाएगा, और बच्चा जो रक्त है वो शुद्ध होकर कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो यही क्रिया क्या कहलाएगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाएगी, परानिस्यंदन जिसको बोलते हैं। तो ये झिल्ली जो है किसका काम करेगी, यहाँ पर परानिस्यंदन झिल्ली का काम करेगी। किसका काम करेगी, ये परानिस्यंदन झिल्ली। तो परानिस्यंदन झिल्ली में कौन कौन हो गए, ये पोडोसाइट कोशिकाएं हैं, ये जो है आधारीय झिल्ली,
और रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं, एंडोथीलियम कोशिकाएं, और इनके बीच बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा कहा जाता है। तो अब देखो ये तो हो गई अपनी इस भाग की बात। उसके बाद में ये भाग कहाँ खुल रहा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुल रहा है। और यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है, जो क्यूबॉइडल ऊतक पाया जाता है वो भी किसके रूप में पाया जाता है, ब्रूस बॉर्डर के रूप में। ब्रूस बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका में, तो यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिका में इस तरीके से, अगर अपन ने हार्नाल की संरचना पढ़ी थी उसमें इस तरीके से उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोबिलाई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोशिकाएं जो हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, और ये जो संरचना बनती है इसे क्या कहा जाता है, ब्रूस बॉर्डर कहा जाता है, जो क्या करते हैं, अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर ये क्या है, माइक्रोबिलाई, रसांकुर जिन्हें कहा जाता है, रसांकुर, और इन रसांकुरों के कारण अवशोषण का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनके कारण अवशोषण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये ब्रूस बॉर्डर का काम करेंगे और इनके कारण इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो समीपस्थ कुंडली नलिका जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, ब्रूस बॉर्डर पाए जाएंगे। घनाकार उपकला कोशिकाएं जो हैं, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये किसका काम करेगी, यहाँ पर घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, और इन घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाओं पर क्या है, उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। और इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, ब्रूस बॉर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, ब्रूस बॉर्डर। और अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे छनित्र आते हैं उस छने हुए पदार्थ में ग्लूकोज भी आएगा, अमीनो अम्ल भी आएगा, आयन भी, पोटेशियम आयन भी आएगा, क्लोराइड आयन भी आएगा। तो ये सभी आते हैं, तो इन सभी का यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। क्या होगा, अवशोषण, क्योंकि जो पचित भोजन क्या थे, ग्लूकोज अमीनो अम्ल यही थे। अगर पचित भोजन ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसलिए क्या होता है कि जैसे अपन ने इसमें के छनित्र जो है, छाना पदार्थ छना, उस छने हुए पदार्थ में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो पदार्थ है वो भी छन के क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो उनका पुनः कहाँ, इसके द्वारा अवशोषित करके कहाँ पहुँचाया जाता है, रक्त केशिकाओं में पहुँचाया जाता है। तो इसमें इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं घनाकार उपकला ऊतक में, और यहाँ पर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, तो इनका क्या होगा यहाँ पर, एक्टिव अर्थात सक्रिय अवशोषण होगा। और सक्रिय अवशोषण के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा देने का काम कौन करेंगे, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या काम करेंगे, ऊर्जा देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, जिसके कारण ये एटीपी के रूप में क्या प्रदान करेंगे, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जो विशेषता होगी किसकी, समीपस्थ कुंडलित नलिका की। समीपस्थ कुंडलित नलिका में घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है, और उस घनाकार उपकला ऊतक पर क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर ब्रूस बॉर्डर पाए जाते हैं। ब्रूस बॉर्डर का मतलब क्या होगा कि इनकी कोशिकाओं में उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रसांकुर या माइक्रोबिलाई।
और इन रसांकुरों के कारण इस एरिया का जो है ये क्या बढ़ जाता है, अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और इस अवशोषणकारी क्षेत्रफल के कारण अब इसमें क्या होगा, इसमें जो ग्लूकोज अमीनो अम्ल का लगभग संपूर्ण पुनरावशोषण सक्रिय विधि से किया जाता है। और सक्रिय हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये एटीपी का यहाँ पर सक्रिय अभिगमन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और एटीपी किसके कारण प्राप्त होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है, इनके अलावा यहाँ पर किस किस का, सोडियम का, पोटेशियम का भी इनका क्या होगा, पुनरावशोषण होता है, परंतु संपूर्ण, और क्लोराइड आयन का भी क्या होगा, यहाँ पर पुनरावशोषण होता है, परंतु संपूर्ण सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन जो होते हैं उनका लगभग 70% भाग यहाँ पर अवशोषित होता है। बचा हुआ भाग कहाँ अवशोषित होगा, हेनले का लूप है, दूरस्थ कुंडली नलिका है, संग्रह नलिका है, इनमें क्या होता है कि जो बच जाता है भाग, जैसे जल का अवशोषण, अगर अपन इसकी बात करेंगे आरोही भुजा की, तो आरोही भुजा में किसका अवशोषण होगा, मुख्यतः जल का अवशोषण होगा, और सोडियम और क्लोराइड आयन जो है उनका अवशोषण यहाँ नहीं होता है। जबकि आरोही भुजा की अगर अपन इसकी बात कर ही लेते हैं, तो अवरोही भुजा जो है, इस अवरोही भुजा में इसमें मुख्यतः जल का अवशोषण होता है, और इसमें सोडियम व क्लोराइड आयनों का अवशोषण नहीं होता है। जबकि अगर लूप है, आरोही भुजा की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके विपरीत काम होगा, इसमें जल का अवशोषण नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरा क्या होगा, इसमें किसका अवशोषण होगा, फिर इसमें पोटेशियम, सोडियम व क्लोराइड आयनों का पुनरावशोषण होता है। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयनों का क्या होगा, यहाँ पर पुनरावशोषण होगा, परंतु इसमें सोडियम और क्लोराइड आयनों का पुनरावशोषण नहीं होता है। इसमें अगर अपन बात करें तो ओनली किसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा। जबकि उसमें अगर आरोही भुजा में अगर बात करते हैं, तो आरोही भुजा में क्या नहीं होता, अवशोषण किसका नहीं होगा, वहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, आरोही भुजा जो है ये तो बनती है सल्की उपकला द्वारा, और ये तो बनती है अवरोही भुजा तो सल्की उपकला द्वारा, सल्की उपकला द्वारा बनी होती है। और जो आरोही भुजा जो है वो बनती है किसकी, ये बनती है घनाकार उपकला द्वारा, घनाकार उपकला। तो यहाँ पर तो कौन पाया जाता है, सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, और यहाँ का काम क्या होता है, मुख्यतः जल का अवशोषण करना। इसमें क्या पाया जाएगा, घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा आश्रित रहेगी ये, और यहाँ पर मुख्यतः किसका अवशोषण होगा, सोडियम और क्लोराइड का पुनरावशोषण किया जाता है। दूरस्थ कुंडली नलिका की अगर बात करेंगे, यहाँ पर ये दूरस्थ कुंडली नलिका, तो ये पहली बात तो कहाँ पाई जाती है, कॉर्टेक्स भाग में, और हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, मेडुला भाग में। उसके बाद में दूरस्थ कुंडली नलिका जो है, इसमें
इसमें मुख्यतः किसका, सोडियम व पोटेशियम का क्या किया जाता है, पुनरावशोषण किया जाता है। इसमें मुख्यतः किसका अवशोषण होगा, सोडियम और पोटेशियम का पुनरावशोषण किया जाता है। और ये जो है ये घनाकार उपकला द्वारा आश्रित रहेगी, यह घनाकार उपकला द्वारा क्या रहती है, आश्रित रहती है। तो यहाँ पर घनाकार उपकला उत्तक की कोशिकाएं पाई जाएगी। इनका काम क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का पुनरावशोषण करना। जल का अवशोषण यहाँ हो जाता है, जो बचा हुआ जो जल अधिक मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी जल की आवश्यकता होगी उससे जो अधिक मात्रा में जो जल है वो कहाँ अवशोषित हो जाएगा, अवरोही भुजा में। और आरोही भुजा में किसका अवशोषण होगा, सोडियम और क्लोराइड का। और उसके बाद में दूरस्थ कुंडली नलिका में सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, पुनरावशोषण किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पहुँचते पहुँचते संग्रह नलिका जो है यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, लगभग यूरिन का निर्माण हो जाता है। और कुछ बचे हुए आयन जो है वो कहाँ अवशोषित हो जाते हैं, संग्रह नलिका में। और संग्रह नलिका जो है इसमें कौन आके खुलते हैं कि जब एक, दो या दो से अधिक क्या खुलते हैं यहाँ पर, लेकिन ये क्या नेफ्रॉन आके खुलते हैं। दो या दो से अधिक नेफ्रॉन खुलेंगे और ये सभी नेफ्रॉन अर्थात सभी संग्रह नलिकाएं जो है वो कहाँ जाके खुलेगी, पेल्विक भाग में। जो ये भाग कौन सा जाएगा, मूत्रवाहिनी का जो कीपनुमा भाग होगा नहीं होगा, अरे मूत्रवाहिनी का यहाँ पर एक कीपनुमा भाग होगा नहीं होगा, इस तरीके से ये इस तरीके से भाग बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पर ये, तो ये भाग क्या कहलाता है, पेल्विक भाग कहलाता है। और यहीं आके कौन खुलेंगे, ये सभी संग्रह नलिकाएं जो हैं आके खुलती हैं। तो ये अपना क्या था, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना में काम क्या होगा इसका, मूत्र का निर्माण करना। मुख्यतः काम क्या है, मूत्र का जो निर्माण होगा, क्योंकि मैंने यहीं से बता दिया जब मूत्र की क्रियाविधि पढ़ेंगे ये सारी चीज़ दोबारा रिपीट होगी। कैसे एफेरेंट जो है ये तो रक्त को क्या हो जाएगी, लेके आएगी। तो इसकी जो गुहा जो होती है वो इफेरेंट से क्या होती है, चौड़ी होती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में रक्त आएगा यहाँ पर। इसकी गुहा सक्रिय होगी, सक्रिय होने के कारण रक्त जो है कम जाएगा, जिसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। और उसी दाब के कारण रक्त छनेगा नहीं छनेगा, तो छनित जो रक्त जो है वो तो कहाँ चले जाएगा, इफेरेंट में। और छना हुआ पदार्थ कहाँ जाएगा, बोमन संपुट की गुहा में। और बोमन संपुट की गुहा में जो पदार्थ छना, तो उसके साथ आवश्यक और अनावश्यक दोनों पदार्थ आ गए। तो अब अनावश्यक पदार्थ को तो अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यक पदार्थ को तो है। तो इसी नलिका रूपी भाग जो है इनमें क्या किया जाता है, जो मूत्र का निर्माण होगा उस मूत्र में इसे क्या किया जाएगा, आवश्यक पदार्थ जो होते हैं बॉडी के लिए उनको वापिस अवशोषित किया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा, वापिस से अवशोषित किया जाएगा। और उसी क्रिया को क्या कहेंगे, पुनरावशोषण कहेंगे। जब मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे तो पहला पद तो क्या आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद में पुनरावशोषण आएगा, तो पुनरावशोषण में क्या क्या आएगा, समीपस्थ कुंडली नलिका में पुनरावशोषण। तो समीपस्थ कुंडली नलिका में किसका अवशोषण होता है, मुख्यतः ग्लूकोज का 100% अवशोषण होगा, अमीनो अम्ल का अवशोषण होगा 100%। उसके बाद में जो आयन बचते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, इनका क्या होता है, लगभग 70% क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और बचे हुए आयन जो होते हैं उनका हेनले का लूप है, दूरस्थ कुंडली नलिका है और संग्रह नलिका है, इनमें क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। क्लियर। तो ये संरचना पाई कहाँ गई है, कहाँ पाई जाती है, वृक्क के अंदर। कहाँ पाई जाएगी, वृक्क के अंदर पाई जाती है। ऐसी असंख्य संरचनाएं पाई जाती है दोनों वृक्कों में। तो इसलिए इस संरचना को क्या कहा जाता है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहा जाता है। क्लियर। तो इनके द्वारा ही किसका निर्माण किया जाता है, रक्त को छाना जाता है। और छान के क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के साथ या अपने जो मनुष्य जो
होता है वो कौन सा प्राणी है, यूरियोटैलिक। और यूरियोटैलिक प्राणी होने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है किस रूप में उत्सर्जित होंगे, यूरिया के रूप में। तो यूरिया जो है वो जल में घुलकर कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। क्लियर। तो इससे आगे जो ये अपना नेफ्रॉन क्लियर हो गया, वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क की संरचना क्लियर हो गई। आगे जो क्रिया आएगी वो आएगी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, उसको करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।